वेलकम, दिस इज पीजे रिपोर्ट्स एंड आई एम प्रशांत झा। अब देखिए, आपने शोले मूवी तो जरूर देखा होगा। उस शोले मूवी में एक गब्बर सिंह का जैसा डाकू होता है जो कि पूरे गांव को परेशान करता है। फिर दो इंसान आते हैं, जय और वीरू, जो पूरे गांव वालों की हेल्प करते हैं जो गब्बर सिंह है उनसे लड़ने में। आज के जियोपॉलिटिक्स में, आज की दुनिया में जो गब्बर सिंह का किरदार निभा रहे हैं वो ट्रंप भाई साहब है, यूएसए है। और जो जय वीरू हैं वो इंडिया और रशिया, मतलब मोदी जी और पुतिन। अब सिचुएशन ये है कि ट्रंप जो गब्बर सिंह है वो जय को परेशान कर रहा था, पुतिन को परेशान कर रहा था, ठीक है। और उसके बाद जो जय है, जो इंडिया है, वो रशिया की हेल्प कर रहा था, ऑयल उनसे इंपोर्ट करके, उनके यूक्रेन वॉर में हेल्प करके, ऐसा गब्बर सिंह जी का कहना है। खैर, हमने ऑयल को खरीद करके पूरा जो प्राइस का इकोसिस्टम है दुनिया में ऑयल को लेकर के उसको कायम किया था, पर ये कंटिन्यूअसली कह रहे हैं कि जो जय वीरू है ना, वो दोनों साथ मिलकर के जो है वो रशिया यूएसए के इंटरेस्ट से को के अगेंस्ट है, गब्बर सिंह के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। अब इसी चक्कर में क्या होता है, गब्बर सिंह जी परेशान हो जाते हैं। वो जो है वो जय वीरू के ऊपर में सैंक्शंस लगाने की बात करते हैं, दोनों की दोस्ती को तोड़ना चाहते हैं। अब बोलते हैं कि अगर इंडिया जो है वो रशिया की सपोर्ट, रशिया को का सपोर्ट करना बंद नहीं करेगा तो हम इंडिया के ऊपर में सैंक्शन लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे। और इतना बात आगे बढ़ता है कि ट्रंप की वजह से इंडिया के ऊपर में ट्रंप जो है वो 50% का टैरिफ लगाते हैं। जो चाइना भी रशिया को सपोर्ट करता है लेकिन उसके ऊपर में टैरिफ अभी तक नहीं लगा, लेकिन इंडिया के ऊपर में 50% का टैरिफ लग जाता है। और यह सिचुएशन इतना ज्यादा वर्स होता है कि भैया, जो ट्रंप का विजन था कि ब्रिक्स को वीक करना है, जो उनका विजन था कि ब्रिक्स को हम स्ट्रांग नहीं होने देंगे, वही ब्रिक्स अब ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। ब्राजील भी परेशान है, रशिया भी परेशान है, इंडिया भी परेशान है, चाइना, साउथ अफ्रीका भी परेशान है अपने अपने कारणों की वजह से। और जो रशिया का, जो यूएसए का प्लान था कि भैया ब्रिक्स करेंसी जैसा फॉर्म नहीं होने देना है, अब वही करेंसी फॉर्म होने की संभावना और ज्यादा हाई हो जाती है, क्योंकि सभी लोग अब फिर से साथ हो रहे हैं। हमारे चाइना के साथ अच्छे रिलेशन नहीं थे, लेकिन अब ट्रंप की वजह से हमारे अच्छे रिलेशन बन रहे हैं। और इसका आसार यह था कि भैया जो एससीओ, जहां पर राजनाथ सिंह जी गए थे और अच्छा समिट नहीं हुआ था कुछ कारणों की वजह से, अब वही एससीओ में जो मोदी जी प्लान कर रहे थे, सोच रहे थे जाए ना जाए, जाए ना जाए, अब वही मोदी जी की तरफ, मतलब रिपोर्ट ऐसे आ रहे हैं कि मोदी जी एससीओ समिट में चाइना जा सकते हैं। और इस रिपोर्ट को जब वहां चाइना के ऑफिशियल्स ने पढ़ा तो उन्होंने बोला, हम तो भैया आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और कई रिपोर्ट से, मतलब कई ऐसे स्टेटमेंट्स अगर हम चाइना की ऑफिशियल्स का देखें तो उसमें दिखता है कि भैया वो इंडिया का इस यूएसए के टैरिफ वॉर्स के अगेंस्ट सपोर्ट करता दिख जाता है। अब उसी सिचुएशन के दौरान अभी र्यूटर्स की तरफ से जो रिपोर्ट्स आ रही है वो ये आ रही है, अभी इसको गवर्नमेंट ने कंफर्म नहीं किया है तो इसकी सत्यता के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, बट र्यूटर्स की तरफ से जो कंफर्म किया गया है, रिपोर्ट आ रही है वो ये कि जो यूएस के साथ जो डिफेंस डील हमारी होने वाली थी, F-35 की नहीं, जो डिफेंस डील होने वाली थी जिसमें हम कुछ वेपन्स खरीद रहे थे, जैसे कि स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल खरीदने वाले थे हम उनसे, जेवलिन मिसाइल खरीदने वाले थे हम उनसे, और कुछ बोइंग प्लेन्स खरीदने वाले थे हम उनसे। अब वो राजनाथ सिंह जी इस डील को कंफर्म करने के लिए यूएस जा रहे थे, लेकिन अब वो राजनाथ सिंह जी जा बिल्कुल नहीं रहे हैं और ये डील पूरी तरीके से कैंसिल हो चुका है। थैंक यू ट्रंप। उसके बाद अब ये डील कंफर्म नहीं हुआ है। उसके बाद अब सिचुएशन ऐसा है कि जो F-35 को लेकर के ट्रंप पर्सनली मोदी जी को कहते हैं कि मोदी जी F-35 ले ना लीजिए, बहुत अच्छा चीज है। तो बात चल रही थी और हम शायद ले भी लेते, लेकिन अब हम कंफर्म, मतलब एक तरीके से कंफर्म हो गया है कि F-35 डील इंडिया जो है उससे बाहर आ चुका है। और अब देखिए सिचुएशन, अब रशिया ने एक गोल्डन ऑफर दिया। अब गोल्डन ऑफर से जाने से पहले मैं थोड़ा आपको कुछ चीजें बताता हूं। देखिए, इंडिया के ऊपर ना बहुत ज्यादा प्रेशर है, यूएसए की भी तरफ से प्रेशर है, ईयू की तरफ से भी, यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी प्रेशर है, बहुत सारे वेस्ट कंट्रीज की तरफ से प्रेशर है कि हम रशिया का सपोर्ट करना बंद कर दें। और हम रशिया का सपोर्ट कैसे कर रहे हैं, तो उनसे ऑयल इंपोर्ट करके। और रशिया को अभी जरूरत भी है, कई बार इंडिया के ऊपर में आरोप लगा हुआ है, और फिर भी इंडिया को कितना भी प्रेशर मिल रहा है किसी भी देशों की तरफ से, लेकिन फिर भी इंडिया डटा हुआ है। वी आर नॉट लेटिंग आवर फ्रेंड रशिया टू बी अलोन। ये वही रशिया है जो हमारे डिफिकल्ट टाइम्स में हमारा हेल्प किया था, तो वही हमारा फर्ज बनता है कि हम भी रशिया की हेल्प करें। और यही जरूरत है भी, क्योंकि देखिए एक कोट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इफ समबडी इज हेल्पिंग यू व्हाइल दे आर स्ट्रगलिंग टू, देन दैट इज नॉट हेल्प, दैट इज लव, दैट्स फ्रेंडशिप, एंड दैट इज व्हाट इंडिया एंड देयर पीपल बिलीव्स इन। इसीलिए तो कहा जाता है कि जो फ्रेंडशिप होती है ना, इंडिया के लोग अगर किसी के साथ एक बार कर लेते हैं तो उसको निभाने के लिए किसी भी एक्सट्रीम तक जा सकते हैं। यही एक वीकनेस भी है और यही एक हमारी आइडेंटिटी भी है जो इंडिया के लोग अभी निभा रहे हैं। बैक टू द टॉपिक। सिचुएशन ये है कि इंडिया जो है वो F-35 की डील को यूएसए के साथ क्यों तोड़ता है, कारण क्या है? टैरिफ वॉर तो है ही,
लेकिन और भी बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण है भैया कॉस्ट तुम्हारा बहुत हाई है। जो F-35 का, जो सुखोई 57 रशिया का जो F-35 के कंपैरिजन में बेटर है, एक तरीके से मैं आपको बताऊंगा कैसे, वो F-35 का कॉस्ट 80 to 100 मिलियन डॉलर्स तक का है। वही अगर रशिया की बात करें तो रशिया का सुखोई 57, आपको मैंने बताया F-35 कितना है, 80 to 100 मिलियन डॉलर। सुखोई 57 है आपको 35 से 40 मिलियन डॉलर्स का, मतलब आधे दाम में हमें जो है वो सुखोई 57 मिल जाएगा। फिर हम क्यों लेंगे F-35? उसके बाद जो लाइफ टाइम तक का जो पूरा आपको जो लाइफ टाइम ऑपरेशन में खर्च आएगा एक एयरक्राफ्ट के, वो 1.7 ट्रिलियन डॉलर, एंड दैट इज ह्यूज मनी। अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि ये तो एक बहुत बड़ा रीजन है। उसके बाद क्या है कि भैया जो रनवे उसके लिए अलग से बनाना पड़ेगा हमें, उसके सॉफ्टवेयर को हमें अलग से देखना पड़ेगा, और इसके बारे में बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अब देखिए ये टेक्नोलॉजी भी शेयर नहीं कर रहे, इंडिया कह रहा है भाई आपको अगर हमारे साथ अच्छे रिलेशन बनाने हैं, आपको अगर हमें पाकिस्तान, अगर आपको तो ये पता है ना कि हमारे दिमाग में डाउट है कि आप उसको F-16 दे रहे हैं और वही F-16 से इंडिया के ऊपर में वो अटैक करता है, तो अगर आपको अच्छे रिलेशन बनाने हैं तो टेक्नोलॉजी भी शेयर करो। बोलता है नहीं नहीं नहीं, हम टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेंगे। और टेक्नोलॉजी नहीं शेयर करने की वजह से दिक्कत क्या आ रहा है कि हम अगर फ्यूचर में, अब देखो टेक्नोलॉजी शेयर नहीं कर रहे हैं, और इस चक्कर में क्या होता है कि जब भी अगर हमें कुछ खरीदते हैं ना, तो वो खरीदा हुआ फील नहीं होता, वो हम ऐसा फील होता है कि हम इसको ओन करते हैं। ये ऐसा फील होता है जैसे हमने लीज पे लिया वो वेपन, क्योंकि हम जो है वो उसको उसका टेक्नोलॉजी नहीं पता है हमें। कल को अगर हमें उसमें AI सिस्टम्स इंक्लूड करना है, वेपन नेविगेशन सिस्टम इंक्लूड करना है, तो वो भी नहीं होगा। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, नॉट कॉम्पैटिबल। जो इंडिया का ऑलरेडी सिस्टम है, इंडिया के पास सुखोई 30 है, इंडिया के पास रफाल है, तो ये सब जो सिस्टम है इनके साथ इंटर ऑपरेबिलिटी नहीं है। मतलब क्या, मतलब ये है कि आपके पास लैपटॉप है विंडोज का, आपके कार में जो एंड्रॉइड सपोर्ट करता है, आपने ले लिया आईफोन, अब वो आईफोन से जो है आप लैपटॉप भी नहीं चला पा, लैपटॉप में भी आप डेटा एक्सचेंज नहीं कर पा रहे हैं। आप कार में जो है, आपका कार में एंड्रॉइड सिस्टम है, आपके पास चार्जर एंड्रॉइड है, USB है, तो वो आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो मतलब आपके घर में पूरी चीजें, सारे जो अप्लायंसेस हैं वो एंड्रॉइड सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, पर आपने आईफोन ले लिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आईफोन बेटर होता है एंड्रॉइड से, नहीं, ऐसा परसेप्शन है। तो ये आपने ले लिया, जिसकी वजह से जो इंटर ऑपरेबिलिटी होती है वो नहीं होता है। आपका पीसी में आप मतलब एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं, कार में आप उस आईफोन का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सिस्टम ही नहीं लेगा। और सेम सिचुएशन जो है वो F-35 के साथ भी होने वाला है कि भैया ये जो है ऑलरेडी हमारे जो सुखोई 30 है, रफाल है, तेजस है, इनके साथ स्मूथली जो है वो काम नहीं करेगा, मिलजुल के काम नहीं करेगा। और इसके साथ साथ जो एक सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि अगर हमें इस F-35 में अगर हमें लगाना है, अगर हमें अपना वेपन इसमें इंक्लूड करना है, मान लो जो कि एक एयरक्राफ्ट है F-35, इसमें अगर हमें मिसाइल इंक्लूड करना है, इसमें अगर हमें रडार इंक्लूड करना है, तो फिर वो रडार भी, वो मिसाइल भी हमें USA से ही खरीदना होगा। अगर हमारे कोई रडार हैं और अगर हमारे कोई मिसाइल हैं, वो हम इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इंटरऑपरेबिलिटी सिस्टम नहीं है। इसी वजह से ये पूरा फ्लेक्सिबल सिस्टम नहीं होता है। और एक चीज तो सबको पता है ना भाई, कैसे बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं जिसमें यूएसए ये कहता है कि भैया हम जो हैं वो किल स्विच भी रखे हुए हैं अपने एयरक्राफ्ट में, कि अगर हमारा मन नहीं होगा कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के ऊपर में F-35 से कल को हमला करे, तो हम जो है उस किल स्विच के जरिए पूरा F-35 को ऊपर में ही रोक लेंगे, चलने ही नहीं देंगे। और ये दिक्कत जो है वो इंडिया को झेलना पड़ सकता है, जिसकी वजह से इंडिया जो बोला कि भैया तुम जो है वो वही बात, ठीक है। अब उसके बाद रशियन की तरफ से गोल्डन ऑफर आता है। रशिया बोलता है कि भाई तुम हमारे मित्र हो और हम इस मित्रता को जो है वो एक बहुत अच्छे प्राइस से नवाजेंगे। क्या था वो प्राइस? तो रशिया अपना गोल्डन ऑफर लेके आता है, बोलता है कि तुम्हें सारी तरह की सुविधाएं देंगे, तुमको हम सोर्स कोड ही दे देंगे। और अगर सोर्स कोड दे देगा कोई इंसान अपने मतलब पूरा वेपन का, मतलब क्या है कि हमारे जो इंजीनियर्स हैं उसको री इंजीनियर कर पाएंगे, वो देख पाएंगे कि एक एक पुर्जा को खोल करके देख पाएंगे क्या सिस्टम है, और उससे हम क्या कर पाएंगे, फ्यूचर में उसको मॉडिफाई कर पाएंगे, उसमें एआई एल्गोरिदम से हम अपडेट कर पाएंगे, और भी जैसे जैसे टाइम होगा अपने जरूरत के हिसाब से हम उसको मॉडिफाई कर पाएंगे। और इसके बाद जो टेक्नोलॉजी अपग्रेड का, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस डील को बना देता है। क्या बनाता है इंपॉर्टेंट डील? तो भैया रशिया बोलता है कि भाई तुम मेरा दिल जीत लिया है, इसीलिए तुमको हम जो है वो टेक्नोलॉजी भी शेयर करेंगे। और यही सेम चीज जो है वो ब्रह्मोस के साथ भी हुआ, मतलब हुआ था। अब जैसे रशिया और इंडिया साथ मिलकर ब्रह्मोस बनाते हैं, उसी तरीके से इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की वजह से हम कल को साथ मिलकर जो है एयरक्राफ्ट बना सकते हैं। अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है तो हमारे लोगों को एवियोनिक्स की नॉलेज हो जाएगी, स्टेल्थ टेक की नॉलेज हो जाएगी, कॉम्बैट एल्गोरिथम्स की, मैनूवर कैसे करता है इसकी नॉलेज हो जाएगी। और फ्यूचर में अगर हमें मौका मिलेगा ही, वो मैं आगे आपको बता रहा हूं, तो हम ज्वाइंट डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, अलग तरीके का वेरिएंट बना सकते हैं इस एयरक्राफ्ट का। अब देखिए जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, तो रशिया कहता है कि देखिए आपका जो नासिक में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL जो है, जो कि ऑलरेडी सुखोई
फाइटर जेट्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसी को हम क्या करेंगे, अब आपके पास तो एक्सपर्टीज है सुखोई 30 का, क्योंकि सुखोई 30 तो हमने रशिया से ही लिया था, वो तो आपके पास एक्सपर्टीज है ही, तो उसी को हम और अपग्रेड कर देंगे और आपके पास जो सुखोई 57 का भी नॉलेज जो है वो इस HAL जो कि नासिक में है उसको मिल जाएगा, और फ्यूचर में हम उसको साथ में बना भी सकते हैं। और इसी के साथ साथ वो ये कहते हैं कि भैया हम जो है वो इंटीग्रेट, अब देखिए दिक्कत क्या आ रहा था F-35 के साथ कि हम अपने अस्त्र मिसाइल को हम इंक्लूड नहीं कर पा रहे थे, हम जो है वो उसमें रुद्रम रेडिएशन को इंक्लूड नहीं कर पा रहे थे, हम जो है उसमें विरूपक्ष रडार सिस्टम को इंक्लूड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इसमें हम कर पाएंगे, जैसे अस्त्र मिसाइल हम इसमें इंक्लूड कर पाएंगे। अब देखिए सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि सुखोई 57 के साथ रशिया ये प्लान लेके आ रहा है कि भाई हम इंडिया में 60% तक का लोकलाइजेशन करेंगे। मतलब क्या है, मतलब ये है कि सुखोई 57 में जितना भी कंपोनेंट होता है ना उसका 60% हम कहां बनाएंगे, हम इंडिया में बनाएंगे। और इंडिया के जो सेना है वो उनकी, जैसे हमारे पास अस्त्र है ना, अस्त्र मतलब ये मिसाइल है हमारे पास, ये मिसाइल जो है अस्त्र मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है, मतलब एयरक्राफ्ट के अंदर में लगा रहता है और अगर हमें दूसरे एयरक्राफ्ट को शूट डाउन करना है तो हम उसको कर सकते हैं। और ये बहुत ज्यादा फास्ट है, मनूवर करता है बहुत अच्छे से, और ये जो भी मनूवर ऑब्जेक्ट है ना उसको भी आराम से टारगेट कर सकता है। उसके बाद जो अस्त्र मिसाइल तो हो ही गया, उसके बाद जो हमारे पास कहां गया, हाँ ये रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल जो है ये वाला, इसको भी ये भी हमारा फर्स्ट इंडिजिनसली मतलब रडार डिस्ट्रॉयर है। मतलब ये जो है रुद्रम, वो क्या करता है, रुद्र है, ये क्या करता है कि जो रडार है ना दुश्मन का उसको ट्रैक करता है, डिटेक्ट करता है, डिस्ट्रॉय करता है। ये इंडिया का पहली इंडिजिनसली मेड रडार डिस्ट्रॉयर है। तो इसको भी हम जो है वो सुखोई 57 में जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों क्या हम F-35 में इंक्लूड कर सकते थे? बिल्कुल नहीं। अब ये वाला जो सिस्टम है विरूपक्षम रडार है हमारा, जो कि रडार सिस्टम है, ठीक है। रडार क्या होता है ये तो पता ही है, तो इसको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं हम अपने सुखोई 57 में, जो कि हम F-35 में नहीं कर पा रहे थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होता है ना कि यूएसए जो है ना बड़ी मतलब इधर उधर करता रहता है, वो टाइम पे जो है वो देने से भी कतराता है, उसको अगर जरूरत पड़ गया रशिया के अगेंस्ट यूज करने का तो वो भी कर सकता है। लेकिन रशिया की तरफ से बोला गया है कि हम जो है वो 20 से 30 जो है इतनी अमाउंट में एक साथ जो है वो F-35 यूएसए कभी भी सप्लाई नहीं कर सकता था। तो 20 से 30 सुखोई जो है वो हम आपको 3 से 4 साल के अंदर में दे देंगे। उसके बाद जबकि रशिया ऑलरेडी यूक्रेन के साथ उलझा हुआ है, तब उसके बाद जो बाकी का 70 से लेके 100 यूनिट है ना वो हम आपको 2030 तक दे देंगे। और इसमें सबसे जो बहुत अच्छी चीजें तो मैंने आपको बताई दी, इंटरऑपरेबिलिटी का जो प्रॉब्लम था कि हम बाकी सिस्टम्स के साथ, बाकी एयरक्राफ्ट के साथ मिला जुला के काम नहीं कर पा रहे थे, वो इस सुखोई 57 से मिल जाएगा। और ये एक बहुत बड़ी बात है, इंडिया के लिए तो है ही, रशिया के लिए भी है, क्योंकि रशिया के साथ हमारा इंडिया का जो रिलेशन है वो और ज्यादा मजबूत होगा। अब देखिए अब इस सुखोई 57 डील से इंडिया को क्या बेनिफिट होगा, तो हम हमेशा चिल्लाते हैं कि आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर, अब इसी आत्मनिर्भर को इस डील से बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। कैसे बेनिफिट मिल जाएगा भाई, तो अभी अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है इंडिया में तो इंडिया के लोग उसको सीख पाएंगे, इंडिया के लोग उससे अडेप्ट हो पाएंगे और फिर बाद में बिल्ड भी कर पाएंगे। देखिए चाइना में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ना कि वहां की जो इकोसिस्टम है वो इसी तरह से काम करती है। एग्जांपल के लिए कि अगर वहां पे उनको कोई एयरक्राफ्ट, तो सबसे पहले वो एयरक्राफ्ट को री इंजीनियर करते हैं, मतलब वहां के लोग जो है ना हाईली स्किल्ड हैं, हम मजदूर पैदा कर रहे हैं, वो लोग जो हैं वो स्किल्ड लेबर पैदा कर रहे हैं, और ये यहां से हमें फायदा मिलेगा। फायदा अगर इससे हमें मिलता है तो हमारा जो प्रोजेक्ट है 6th जनरेशन AMCA का कि हमें बनाना है फ्यूचर में कावेरी इंजन जैसा प्रोजेक्ट बनाना है, तेजस जो कि हमारा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है लेकिन फिर भी हम उसका इंजन यूएसए से लेके आते हैं, तो इससे हमें बेनिफिट मिलेगा कि हम जान पाएंगे उस पार्ट पुर्जे को खोल करके, देख पाएंगे कि किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज होती है, किस तरह का इंजन लगता है, और वो हमारा 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को बनाने में हेल्प करेगा। और अगेन मैं आपको बता दूं सुखोई 57 जो है वो 5th जनरेशन है, तो 6th जनरेशन का बनाने में हमें बहुत ज्यादा आसानी होगी। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा कि हमें जॉब्स मिलने शुरू हो जाएगी हमारे लोगों को, और जॉब्स ऐसा नहीं है कि मजदूरों वाला जॉब है, जॉब है स्किल्ड का, और इससे जो है हमारे लोग हाईली स्किल्ड हो पाएंगे, और हाईली स्किल्ड जॉब अगर मिलती है तो लोगों का जो लाइफ स्टाइल है वो भी बेटर हो पाता है। तो मैसिव जॉब क्रिएशन हो ही रहा है। उसके साथ साथ जो हमारा एरोस्पेस है, जो अभी तक क्या हो रहा था ना कि इसरो बहुत बढ़िया काम कर रहा था लेकिन DRDO उतना अच्छा काम नहीं कर रहा था। अभी क्या है, जैसे ब्रह्मोस का, अभी फिलीपींस वाले जो प्रेसिडेंट है वो आए थे इंडिया में, वो कह रहे थे हमें और ब्रह्मोस दे दो,
वो कह रहे थे कि हमें ब्रह्मोस के अलावा और ज्यादा वेपन दे दो। उधर वहां पे अर्जेंटीना बात कर रहा है हमारे साथ, अफ्रीकन कंट्रीज हमारे साथ बात कर रहा है ब्रह्मोस का, फिलीपींस तो बात कर ही रहा है, ताइवान के वियतनाम के साथ हमारा बातचीत चल रहा है कि हमें भी ब्रह्मोस चाहिए। तो भैया सिर्फ एक ब्रह्मोस और भी तो वेपन है, एयरक्राफ्ट भी तो आपको बेचना है फ्यूचर में। तो उसी वजह से जो हमारा पूरा डिफेंस सेक्टर है, जैसे इसरो स्पेस एक्स को, नासा को बीट करता है, हम सस्ते दामों में हम जो है वो किसी भी देश का सैटेलाइट स्पेस में पहुंचाते हैं, उसी तरीके से अगर हमें ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाता है तो फिर हम एयरक्राफ्ट बना पाएंगे और उस एयरक्राफ्ट को पूरी दुनिया को बेच पाएंगे। जैसे ब्रह्मोस हम रशिया के साथ मिलकर बनाते हैं और अब आज जो है हम उस ब्रह्मोस को सप्लाई भी कर पा रहे हैं, उसी तरीके से हम इस एयरक्राफ्ट को खुद से बनाएंगे और सस्ते दामों पे दुनिया को बेच पाएंगे। दुनिया के पास एक तीसरा ऑप्शन होगा बिल्ड करने का, खरीदने का, और सभी दुनिया चाहती है कि हम सस्ते दामों में वेपन्स खरीदें। तो आने वाले जो डिफेंस एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया का, जो ऑलरेडी मतलब बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, आने वाले टाइम पे हमने जैसे इसरो ने पूरा डिफेंस मतलब स्पेस वाला जो मार्केट है उसको धीरे धीरे कैप्चर कर रहा है, उसी तरीके से डीआरडीओ जो है वो भी डिफेंस वाला मार्केट को कैप्चर करेगा। उसके बाद इंडस्ट्रियल चेन रिएक्शन भी होगा। जो हमारे एमएसएमई है, जो अभी तक सिर्फ आलू से चिप्स बना रहे हैं, तो हमारे जो एमएसएमई है वो इनके ऊपर भी काम कर पाएंगे, वो स्टेल्थ मटेरियल्स बना पाएंगे। देखिए अगर एक एयरक्राफ्ट हम बनाते हैं ना, तो उस एयरक्राफ्ट में हजारों पार्ट्स लगते हैं, बहुत तरह के सिस्टम होता है, वेंडर्स होता है, मतलब पार्ट्स बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सिस्टम्स बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए जो हमारा सर्विस सेक्टर। तो इस तरीके से हम हजारों जो है वो जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं और वो जॉब स्किल्ड होगा, ठीक है, अच्छा जॉब होगा, ठीक है। और इस तरीके से हम अपने डिफेंस इकोसिस्टम को और ज्यादा बेटर बना पाएंगे। ये तो मैंने आपको बताया। उसके बाद जियोपॉलिटिकल मसल की भी बात कर लें कि भाई देखो, जो यूएसए है ना वो हमारे साथ बुली करने की कोशिश करता है, हमेशा सप्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन हम रशिया के साथ अगर हम बनाएंगे तो रशिया कभी भी अपर हैंड दिखाने की कोशिश नहीं करता है, प्रेशराइज करने की कोशिश नहीं करता है। यूएसए कभी भी हमें काटसा एक्ट की धमकी देता रहता है, वीटो की धमकी देता है, सर्विलांस की धमकी देता रहता है, लेकिन रशिया के साथ हमारा नहीं होगा। एक तरफ यूएसए जो है पाकिस्तान की भी हेल्प करता है और हमारे साथ भी वेपन बेचने की बात करता है, लेकिन ऐसा रशिया के साथ नहीं है। रशिया पाकिस्तान को वेपन सप्लाई नहीं करता है, सिर्फ इंडिया के साथ वो लॉयल है। और इसी वजह से इंडिया और रशिया के साथ अच्छे रिलेशन हमारे बिल्ड हो सकते हैं। इससे ब्रिक्स और ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है, एससीओ और स्ट्रांग हो सकता है, इंडो पैसिफिक पावर का जो इक्वेशन है वो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो सकता है। जैसे अभी हमने देखा है कि चाइना इंडिया अलग अलग थे, अभी भी अलग अलग ही हैं। मैं इस चीज को लेकर ज्यादा स्केप्टिकल हूं और फ्यूचर में भी रहूंगा चाइना की हरकतों को देख के। लेकिन अगर ऐसे ही सिचुएशन यूएसए का रहा ना, रशिया की तरफ, चाइना की तरफ, इंडिया की तरफ, तो फ्यूचर में हो सकता है कि इस सिचुएशन को देखते देखते जो चाइना है, इंडिया है, रशिया है, इनका इक्वेशन बन जाए। और ये अगर इक्वेशन बन गया तो जो क्वाड था वो तो खत्म हो ही गया, ट्रंप ने उसको खत्म कर ही दिया, पहले बाइडन ने किया, ट्रंप ने किया। लेकिन अगर ताइवान वाला वॉर आएगा ना, और ताइवान के वॉर के टाइम पे जब यूएसए एक्सपेक्ट करेगा कि इंडिया कुछ बोलेगा, इंडिया कुछ हेल्प करेगा यूएसए का, तो हम भी मुंह देखेंगे और हम भी बोलेंगे कि भैया हम तुम लोगों का पीस ट्रीटी करवा देते हैं, ठीक है। यही सिचुएशन आने वाला है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है? क्या इंडिया को F-35 के तरफ देखना चाहिए या सुखोई 57 के ऊपर में लगा देना चाहिए? क्योंकि F-35 से सिर्फ हमें सिर्फ एक एयरक्राफ्ट मिल रहा है और सुखोई 57 से हमें एयरक्राफ्ट के साथ साथ टेक्नोलॉजी, ज्ञान, जॉब्स, उसके बाद एम्प्लॉय जॉब्स के साथ मार्केट, सब कुछ हमें मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि इंडिया को सुखोई 57 के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बाकी आपका ओपिनियन क्या है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को ग्रो करने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं, आपकी भी है। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, आपके ओपिनियन मैटर्स करते हैं। लेट द वर्ल्ड नोज व्हाट इंडिया थिंक्स। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और कीप लर्निंग।